हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपैरिजन अड्डा 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए पहला चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, वीआई ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बाकी उनमें सभी क्या है, लेंस बनाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अगला देखेंगे हम लोग, एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो। बोलता है कि एक लेंस की क्षमता कितना है, एक डायोप्टर है, तो उसकी उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, एक प्लस में 100 सेंटीमीटर, प्लस में कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो किसी भी बिंब का जो है यानी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को लेंस के सामने कहाँ पर रख सकते हैं, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर उसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक ना। तो उसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का साइज होगा वह भी क्या होगा, वस्तु के समान होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकता है। जब दोनों माइनस में है तो कौन सा होगा, दोनों का दोनों अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी और परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब प्रकाश के परावर्तन के भी, यहाँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग किया जाता है, और वो जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, sin i बटे sin r, sin i बटे sin r होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ये तो नहीं होगा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है इस तरह से होता है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। और इस तरह से जो होता है ये क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है कि उसका दोनों किनारा क्या होता है, मोटा होता है, और इसकी अपेक्षा उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, दोनों किनारा क्या होगा, मोटा, और बीच वाला भाग जो होगा वह क्या होगा, पतला होगा। बीच वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, पतला होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो v बटा u के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v बटा u के बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, v बटा u के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोलिया दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो गोलिया दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच दूरी संबंध क्या होता है, देखिएगा, दूरी होता है r बराबर 2, r बराबर 2f या f बराबर r/2, r बराबर 2f या f बराबर r/2, f बराबर r/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है, तो 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है, 1 डायोप्टर होता है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होने। किसी भी दर्पण है, अगर उस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब
उस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, उसका जो है स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण तथा फोकस के बीच में, दर्पण और फोकस के बीच में अगर रखा जाएगा वस्तु को, वह काल्पनिक भी होगा, सीधा भी होगा और आवर्धित भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलो, अवतल दर्पण क्या कहते हैं? अभिसारी भी कहते हैं। और उत्तल क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह सभी कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बोलता है उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक होता है, तो अवतल दर्पण में कौन सा होगा? वास्तविक। अवतल दर्पण में क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो बात आएगा तो क्या हो जाएगा? अवतल। उत्तल में सभी प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यह भी प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला आइए 21 नंबर में बोल रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो ये भी बराबर जो बनता है वह किस में बनता है? अवतल दर्पण में ही संभव है। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकसांतर, या इसी को हम लोग और किस नाम जानते हैं? फोकस दूरी के नाम से। फोकस दूरी के नाम से फोकसांतर या फोकस दूरी भी उसको कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण ये क्या हो गया आपका? गोलीय दर्पण। ये उसके बीच में व्यास खींच देते हैं और ये इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। अगर इस दर्पण की बात करें तो यहाँ से लेकर ये जो आपका क्या कहता है? वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और ये जो है आपका क्या कहलाता है? ध्रुव। यानी ध्रुव को हम लोग किसे नोट करते हैं? P से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस केंद्र, जिसको F के द्वारा सूचित करते हैं। और ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच की जो ये जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या R बराबर क्या हो जाता है? 2F। R बराबर 2F, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद हजामती दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग शेविंग करते हैं। शेविंग करने के सैलून वगैरह में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? या अपने घर में कौन सा मिरर रहता है? वो अवतल मिरर होता है। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर या सोलर भट्टी भी आपसे पूछ सकता है। तो सोलर कुकर या सोलर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर भट्टी में किसका? अवतल दर्पण का। आगे है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है?
अवतल होता है। अगला है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल, सॉरी, किस दर्पण का होना चाहिए यहाँ पर, ठीक ना। लेंस जो है अगर दर्पण की, अगर यहाँ पर दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, कम होती है। हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगला है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ हो? फोकसांतर से कम दूरी पर, फोकसांतर से क्या हो? कम दूरी पर होगा वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब भी बिंब को f और 2f के बीच रखा जाए, f और 2f के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा बड़ा होगा और वास्तविक होगा। बड़ा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को लोग क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस। क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को लोग क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।